subscribe to Adda 247 and press the bell icon to never miss another update. Start करो. Hello students, a very good evening to all of you. So my dear students, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? I hope each and every one of you is very fine today. सभी लोग बहुत अच्छे हैं. सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. दिन कम होते जा रहे हैं, एग्जाम पास आता जा रहा है. ये नहीं बोलूंगी कि डर बढ़ता जा रहा है आप लोगों के अंदर, बिल्कुल भी नहीं. डर बिल्कुल नहीं बढ़ता जा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी तैयारी का लेवल बहुत 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 अच्छा है. सारे के सारे स्टूडेंट्स ने सारे के सारे पार्ट्स पहले के देख लिए हैं. आज हम अगले पार्ट पर हैं. वी आर हियर विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉप 122 रूल सीरीज एंड वी आर स्टार्टिंग विद रूल नंबर 73 नाउ. रूल नंबर 73 से हम स्टार्ट करते हैं. जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. मृगांकी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो. आप सभी लोग भी, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की क्लास में आ सके और हम क्लास को स्टार्ट कर सके और मैं आप लोगों को इंडिविजुअली थैंक यू बोल सकूं जिसने शेयर करी है. सागर, थैंक यू. शिवमूर्ति, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो. किशन कुमार, दिनेश, MS शिवमूर्ति. आपने MS शिवमूर्ति कितनी बार शेयर करी? आप इतनी बार शेयर लिख चुके हैं. चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सूर्य प्रताप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं. 225 बच्चे हैं. आज का टारगेट फिर से वही है, 700 750 तक इस लाइव क्लास में बच्चों को हम बढ़ा देंगे. सभी लोग शेयर कर दीजिए. अंकित, रेखा, प्रियंका, शैवी, शिवानी, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. सो कल की क्लास में स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, वी वर स्टडिंग क्वेश्चन टैग्स. हम लोग क्वेश्चन टैग्स पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स क्वेश्चन टैग से पढ़े थे. याद है सभी को वो सारे के सारे रूल्स? अब हम इन रूल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अगली चीज जो हम पढ़ रहे हैं, आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस. मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं. आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस में. मैंने एक सेंटेंस लिखा, एवरी girl is very talented. Isn't she? Is this sentence correct or this sentence is wrong? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, each one has to work hard to make both ends meet. Hasn't he? Tell me, what are the errors in these sentences? In these sentences में क्या क्या गड़बड़ है? इन दोनों sentences में क्या क्या mistakes हैं? What are the mistakes? जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्या गड़बड़ है? राइट, फर्स्ट सेंटेंस भी हमारा गलत है, सेकंड सेंटेंस भी हमारा गलत है. लेट अस सी दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर्स हैं. अगर मैं सेंटेंस नंबर 1 की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ सेंटेंस नंबर 1, ये गलत है. अगर मैं सेंटेंस नंबर 2 की बात करूं, ये गलत है. क्यों गड़बड़ आई? बहुत अच्छे से रूल को समझ लीजिए. ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि ईच, एवरी, इनके साथ वर्ब तो सिंगुलर लगती है. ईच और एवरी के साथ अगर आप वर्ब लगाओगे या फिर आप प्रोनाउन यूज करोगे स्टेटमेंट में, ध्यान से समझना इस चीज को. ईच और एवरी के साथ अगर आप वर्ब लगाओगे या प्रोनाउन लगाओगे और स्टेटमेंट की बात करोगे, आप हमेशा सिंगुलर यूज करोगे. मतलब एवरी के साथ इज सही था, ईच वन के साथ हैज सही था. बट जब भी क्वेश्चन टैग की बात होगी, आप इनको क्या कंसिडर करोगे? आप इनको प्लूरल कंसिडर करोगे. स्टेटमेंट के लिए ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग के लिए ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल हैं. मतलब यहाँ पे इजंट शी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा?
aren't they। यहां पे hasn't ही नहीं आएगा, क्या आएगा, haven't they। क्या ये रूल सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए इस रूल में। क्या रूल हमने पढ़ा? हमने ये रूल पढ़ा कि ईच और एवरी के साथ स्टेटमेंट के केस में वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर आता है, बट क्वेश्चन टैग के केस में वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल आते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। दिव्या सिंह मैम, इतनी गर्मी में कोल्ड हो गया है बच्चे, हो गया है, एकदम हो गया है। सही हुआ? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है, नेक्स्ट रूल पर है। याद रखिए ईच और एवरी, देखो दो पार्ट है इस सेंटेंस के। पहला पार्ट क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन टैग है। इस स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन टैग है। तो स्टेटमेंट में तो सब कुछ सिंगुलर लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा उसे प्लूरल लिखोगे, कभी भी सिंगुलर नहीं लिखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। रूल नंबर 74 पे आ जाते हैं। लेट अस सी रूल नंबर 74 क्या कहता है। एसी का कमाल है, ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे स्टूडियोज होते हैं उनको एकदम शिमला मनाली बना के रखा जाता है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे फैकल्टीज को कोल्ड हो जाता है। रूल नंबर 74 में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। 74 में कहता है कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स को लेंगे, क्या कह रहे हैं भोला जी? अच्छा, छुट्टी लेने कोई मनाली ना चला जाए, इसलिए यहीं पे मनाली बना देते हैं। चलिए कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन। एक सेंटेंस लिखा, haven't they? The audience took the seats, haven't they? एक और सेंटेंस लिखा, The army changed the uniforms, hasn't it? जल्दी से बताइए इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। जल्दी से मुझे बताइए। बच्चे हंस रहे हैं भोला जी इस बात पे ऊपर बहुत ज्यादा। जल्दी से मुझे बताइए। आई हैव गिवन यू 3 सेंटेंसेस, मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस दिए हैं। इन तीनों में से कौन कौन से सेंटेंस सही है और कौन कौन से सेंटेंस गलत हैं, जल्दी से बताइए। आई वांट टू सी कौन बच्चा बता सकता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे तीनों एकदम सही बता पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये वाला सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। ये वाला सेंटेंस सही है गलत है? सही है। ये वाला सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। तो केवल एक सेंटेंस सही था, वो भी कौन सा था? सेकंड वाला। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रूल। एक बार कंसेप्ट को समझते हैं, एक बार रूल को समझते हैं। देखो, कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स जब एक ही काम करेंगी या एक ही चीज के ऊपर काम करेंगी या एक जैसा बिहेव करेंगी, कलेक्टिव नाउन के अंदर की यूनिट्स जब एक ही काम करेंगी, एक जैसा बिहेव करेंगे, एक ही चीज पर एक्ट करेंगी, तो हम कैसा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कैसा यूज करेंगे? हम उस केस में सब कुछ सिंगुलर यूज करेंगे। दोनों ही केसेस में एकदम सेम केस है, चाहे क्वेश्चन टैग हो चाहे हमारा स्टेटमेंट हो, दोनों ही केसेस में हम सिंगुलर उसको मान के चलेंगे। बट अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स अलग अलग चीजों पे काम करेंगी, दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों पे काम करेगी, तो उस केस में हम उनको क्या मानेंगे? हम उनको प्लूरल मानेंगे। 2 केसेस है यहाँ पे। ईच और एवरी में तो एक ही केस था कि हमेशा और हमेशा प्लूरल मानेंगे, बट कलेक्टिव नाउन्स के अंदर 2 केस है। अगर एक ही चीज पे काम करेंगे तो सिंगुलर मानेंगे, अगर अलग अलग चीजों पे काम करेंगे तो हम उन्हें प्लूरल मानेंगे। नाउ लेट अस लुक एट सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 को देखते हैं। द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन। पूरी की पूरी ज्यूरी ने, सारे के सारे जजेस ने एक ही डिसीजन लिया।
द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन, पूरी की पूरी ज्यूरी में सभी ने एक ही डिसीजन लिया, एक ही डिसीजन लिया मतलब एक ही चीज पर काम किया, तो सब कुछ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा मतलब गड़बड़ है, और दया ने वो गड़बड़ ढूंढ के निकाल ली है। यहाँ पे हैवंट दे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैजंट इट आएगा। क्या सेंटेंस नंबर 1 सभी को समझ में आया? हैजंट इट आएगा बच्चे, दे नहीं आएगा, दे प्लूरल होता है और सारी की सारी यूनिट्स एक ही काम कर रही है, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर सब कुछ आएगा। प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैजंट इट आएगा। दूसरा देखते हैं, दी ऑडियंस टुक दी सीट्स। अब एक बात बताओ, क्या सारी सीट पे पूरी ऑडियंस बैठ जाए, एक ही सीट पे सब लोग बैठेंगे या अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोग बैठेंगे? एक ही सीट पे सारे के सारे लोग नहीं बैठेंगे, अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोग बैठेंगे, मतलब डिफरेंट चीजों पर काम हो रहा है, मतलब सब कुछ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और प्लूरल ही लिखा है, मतलब ये सेंटेंस एकदम सही है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अगला देखो, दी आर्मी चेंज द यूनिफॉर्म। सारे के सारे आर्मी के कपड़े अलग अलग होंगे, एक ही कपड़े को सब लोग नहीं पहनेंगे, सबके अलग अलग क्लोथ्स हैं, मतलब कैसा आएगा, अलग अलग, मतलब प्लूरल ही आपका वर्ब आएगी, प्लूरल ही आपका प्रोनाउन आएगा, मतलब यहाँ पे हैजंट इट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पर हैवंट दे आएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट इस चीज में? अगर डिफरेंट है तो प्लूरल लगाओगे, अगर सेम है तो आप सिंगुलर लगाओगे। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम रूल नंबर 75 की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड प्लीज स्टूडेंट्स शेयर दिस वीडियो। आज हमारे पास बिल्कुल भी बच्चे नहीं है यहाँ पे, एंड वी फैकल्टीज रियली गेट वेरी डिमोटिवेटेड जब हमारे पास बच्चे यहाँ पे नहीं होते हैं। अगर आप लोग, हम आपको इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बस हमारे लिए एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे आ सके। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम रूल नंबर 75 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिनेश, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। नहीं, टेंस चेंज नहीं हुआ। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ हमने करी है, हमने एक गड़बड़ करी है। तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे गलत थे। यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट, यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट दे आएगा। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी आप लोगों को समझाने के, यहाँ पे डिडंट आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टैग और इसका टेंस सही सेम रहता है। ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट आएगा, मतलब यहाँ पे डिडंट दे आएगा। ये कौन सा टेंस था, सिंपल पास्ट, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आने वाला वर्ड क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा डिडंट दे आएगा। हैवंट दे नहीं आएगा, डिडंट दे आएगा। क्यों? क्योंकि टेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेंस जो होता है क्वेश्चन टैग का और स्टेटमेंट का सेम रहता है। ये भी सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट में तो डिड लगाते हैं। थैंक यू देवजानी, थैंक यू परिणीति, थैंक यू नीलिमा, थैंक यू बॉबी सिंह। समझ में आया ये रूल? रूल नंबर 75 पे आ जाए, सही कर लेना। डिडंट आएगा मतलब ये तीनों ही गलत थे, तीनों ही गलत थे। कल हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट का टेंस एकदम सेम होता है। थैंक यू तनु कुमारी। आगे बढ़े, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू हसमुख कुमार, व्हाट अ नाइस नेम, हसमुख कुमार। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। रूल नंबर 75 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी what does rule number 75 says. Thank you Manoj Kumar for sharing the video. Rule number 75 क्या कहते हैं एक बार देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, let us go for a walk। मैंने एक सेंटेंस लिखा let us go for a walk, और यहाँ पे मैंने लिखा डोंट वी। कैन एनीवन टेल मी क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग ये नहीं आएगा। हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। बट एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं और उसके अंदर भी जब भी हम प्रपोजल की बात करते हैं,
प्रपोजल का मतलब क्या होता है? लेट अस गो। प्रपोजल आई होप सभी को पता भी होगा, सबने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये फेस भी किया होगा, या तो किसी को दिया होगा या किसी से मिला होगा, और उसके बाद पता नहीं आंसर यस भी मिला होगा, आंसर नो भी मिला होगा। वही वाले प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ, उस प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक कैटेगरी होती है प्रपोजल, जिसमें हम किसी को ऑफर देते हैं कुछ, कि चलो वॉक पर चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो डिनर पर चलते हैं। जब हम वो वाला प्रपोजल किसी को देते हैं तो उस केस में जो क्वेश्चन टैग हमेशा जो आता है वो हमेशा और हमेशा शैल वी होता है। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे दोनों ही चीजें पॉजिटिव है। यहाँ पे सेंटेंस भी पॉजिटिव है, आपका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्रपोजल की बात करेंगे, हम क्वेश्चन टैग हमेशा और हमेशा शैल भी लिखेंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन टैग हम नहीं लिखेंगे। नेचर्स कल्प्रिट इस सेइंग, मैम क्यों याद दिला दिया ये चीज हमें? हम इतनी मुश्किल से उस ब्रेकअप के दुख से बाहर आए थे और आपने हमें फिर से वो चीज याद दिला दी। हाँ, शैल वी हम लिखेंगे और कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया लोग हैं आप, बहुत बढ़िया अच्छे बच्चे हैं, एकदम शरीफ सिंसियर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड नाउ। रूल नंबर 76 पे आते हैं। अभी के लिए क्या याद करना है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे हम वहां पे शैल वी लगाएंगे। वी विल यूज शैल वी ओवर देयर। रूल नंबर 76 की अब हम बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ रूल नंबर 76 नाउ। रूल नंबर 76, चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ और बहुत एकदम बेसिक सी चीज आप लोगों से पूछूंगी कि वहां पे क्या क्या आएगा। मैंने सेंटेंस लिखा आए, या फिर सेंटेंस में लिखे थोड़े छोटे वर्ड्स लिख रही हूँ। 4 PM संडे। आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूँ इस रूल को पढ़ने के बाद, या इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद। आपको कुछ प्रपोजिशंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपके पास अगर उस प्रपोजिशन का कोई भी एरर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उस चीज को कर पाओगे, कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी अगर ये कंसेप्ट समझ गए। तो रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ गए ना तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार ध्यान से इस कंसेप्ट को हम लोग सभी लोग देखेंगे। डैश 1947 डैश 15th of August डैश लास्ट संडे। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं, आप लोग मुझे बताओगे किस किस में कौन कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। मैंने आपको ऑप्शंस दिए इन, ऑन और एट। कोई मुझे बता सकता है कहां पे इन लगाऊं, कहां पे ऑन लगाऊं, कहां पे एट लगाऊं? जल्दी से। ओके, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है। एट 4 PM ऑन संडे इन 1947। यहां पे क्या लगाऊं? ऑन 15th of August। यहां पे क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? ऑन, इन, एट। बहुत सारे बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है। नो प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझेंगे तो ये रटने वटने की सारी दिक्कतें निकल जाएंगी, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो। और उस कंसेप्ट से वो वाली चीज भी समझ में आएगी, अगर आप लोगों को याद हो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वो सब वहां पे क्या क्या कैसे कैसे लगाते हैं। तो देखो कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे 3 प्रपोजिशंस होते हैं, एक होता है इन, एक होता है ऑन, एक होता है एट। अब अगर मैं इन प्रपोजिशन की बात करती हूं, इफ आई टॉक ऑफ इन प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है एरिया या फिर इसका मतलब होता है वॉल्यूम। मैम क्या कर रहे हो, मैथ्स को क्यों ला रहे हो इंग्लिश में? बच्चा समझाने के लिए मैथ्स लानी पड़ेगी इंग्लिश में, तभी हमेशा के लिए याद होगा। तो थोड़ी सी मैथ्स को लेके आएंगे इंग्लिश में और इस चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ऑन का मतलब होता है सरफेस और एट का मतलब होता है पॉइंट। क्या? इन का मतलब होता है एरिया और वॉल्यूम, ऑन का मतलब होता है सरफेस और एट का मतलब होता है पॉइंट। मतलब एट का मतलब क्या होता है? ये। ऑन का मतलब क्या होता है? सरफेस। और इन का मतलब क्या होता है? ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, बट आई होप सभी को समझा पाऊं मैं ये चीज। इसका मतलब क्या है? अब यहां पे देखो
क्या मैं इन तीनों में कंपेयर करके ये बता सकती हूं कि सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट, उससे छोटा, उससे बड़ा सरफेस और उससे बड़ा एरिया? क्या मैं ये चीज कह सकती हूँ? सबसे छोटा पॉइंट, उससे बड़ा सरफेस और उससे बड़ा एरिया या वॉल्यूम। पॉइंट सबसे छोटा, सरफेस उससे बड़ा और उससे बड़ा एरिया या वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है? एट सबसे छोटा, ऑन उससे बड़ा और इट उससे भी बड़ा। एट सबसे छोटा, ऑन उससे बड़ा और इन सबसे भी बड़ा। अब देखो इन सब में सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, एक पॉइंट ऑफ टाइम सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे वाले के साथ क्या लगाया? एट। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा दिन संडे, पूरा का पूरा दिन 15 अगस्त, पूरा का पूरा दिन 27 ऑफ जनवरी, 26 ऑफ जनवरी, पूरा का पूरा दिन क्या लगाया? एट से जस्ट बड़ा क्या था? ऑन। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? पूरा का पूरा ईयर। ऑन से बड़ा क्या होता है? पूरा का पूरा ईयर, क्या लगाया? इन। क्यों? क्योंकि ऑन से बड़ा क्या था? इन। अब अगर मैं आपको डैश अप्रैल दूं, क्या लगेगा? क्या लगेगा? ऑन। पूरे के पूरे दिन से बड़ा क्या है? पूरा का पूरा मंथ। ऑन से बड़ा क्या है? इन। क्या लगाया? इन अप्रैल। अब मंथ से भी बड़ा क्या है? मंथ से भी बड़ा है ईयर। अब ईयर, इन से बड़ा तो कुछ और होता नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी क्या लगाया? इन ही लगाया। तो जो चीज सबसे ज्यादा छोटी है उसके साथ एट लगाते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा बड़ी है उसके साथ ऑन लगाते हैं, और जो चीज उससे भी ज्यादा बड़ी है उसके साथ हम इन लगाते हैं। अब इसी कंसेप्ट से ना 50 क्वेश्चंस में भी सॉल्व हो जाएंगे, और अभी कुछ और ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपकी जिंदगी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट क्यों है, इसी कंसेप्ट को लगाओगे ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे निकलेंगे। अभी देखेंगे। अब इस चीज में एक छोटा सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने का था वो क्या था? कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। कौन कौन से वो हमारे वर्ड्स होते हैं? हमारे पास होता है टुडे, हमारे पास होता है टुमारो, हमारे पास होता है लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेंसडे, कमिंग संडे, कमिंग मंडे, कमिंग ट्यूसडे, कमिंग वेंसडे। जब भी हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं, वी डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन। हम ऐसे वर्ड्स के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। We do not use any prepositions with these kind of words. अभी एकदम और क्लियर होने वाला है, अभी 2 मिनट में और क्लियर होने वाला है। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ये एट, इन और ऑन वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको रब कर दूं, नोट कर ले सारे स्टूडेंट्स। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। नोट करोगे तभी चीजें आसानी से क्लियर होंगी। हाँ, टुडे, टुमारो, लास्ट, कमिंग, किसी के साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है। स्टूडेंट्स 292 लाइक्स हैं, 622, 631 इनफैक्ट बच्चे वॉच कर रहे हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कम से कम 1000 तो आज जाना चाहिए। आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ेंगे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल मी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इन सब में क्या फर्क होता है और क्या होती है ये चीजें? मॉर्निंग कितने बजे से कितने बजे तक होती है? आफ्टरनून कितने बजे से कितने बजे तक होती है? इवनिंग कितने बजे से कितने बजे तक होती है? जल्दी से मुझे बताइए क्या होता है। जिस बच्चे ने सही आंसर दे दिया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, पक्का से चॉकलेट मिलेगी। और सही आंसर दे दिया, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर मुझे देंगे। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट क्या होती है ये चीजें? क्या होती है ये चीजें? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ये क्या होते हैं? ये वर्ड्स बचपन से यूज करते आ रहे हैं, क्या होते हैं? तो मुझे आंसर मिला है बच्चों से 6 बजे से इवनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, और कितने बजे तक इवनिंग होती है? अगर शाम को 6 बजे से इवनिंग शुरू हो जाती है, और कितने बजे तक इवनिंग होती है? बच्चे कह रहे हैं 12 AM to 12 PM मॉर्निंग है। मतलब मुझे आई वॉज श्योर कि आप लोग मुझे यही आंसर्स दोगे, और एकदम आप लोगों ने आंसर्स वही दिए हैं एग्जैक्टली। अब कंसेप्ट को समझेगा, फिर समझ में आएगा कि आपने कितनी बेवकूफी वाला आंसर मुझे दिया था। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक बार समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को, मुझे भी बहुत बड़ा डाउट था ये पहले कि ऐसा होता है, बट जब मैं ग्रामर के डेप्थ में गई मुझे समझ में आया ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो मुझे एक बात बताओ, आप रात को एक शादी में गए,
आप रात को एक पार्टी में गए और आप रात को 12:30 बजे या फिर सुबह के 12:30 बजे 12:30 AM हो रहा था और वो पार्टी 12:30 AM से स्टार्ट हुई। आप वहां पे कोई एंकरिंग कर रहा है, वो लोगों को क्या बोलेगा? गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन या गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बोलेगा? आप एक पार्टी में गए, वो पार्टी 12:30 AM से स्टार्ट हुई, व्हाट विल दैट एंकर स्पीक? गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन। या फिर वो पार्टी 11:30 रात के 11:30 बजे से स्टार्ट हुई, क्या बोलेगा? गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बोलेगा? अगर वो पार्टी 11:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, रात के 11:30 बजे से, व्हाट विल दैट एंकर स्पीक? विल ही से गुड मॉर्निंग या गुड नाइट? वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बोलेगा, वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? वो गुड इवनिंग बोलेगा। अच्छा, एक पार्टी है जो 4 बजे 4 AM शुरू हो रही है, एक पार्टी है जो सुबह 4 बजे शुरू हो रही है, क्या बोलेगा एंकर? नहीं समझ में आ रहा? चलो कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं समझाने के लिए। इन शब्दों का टाइम से रिलेशन नहीं होता है। इन वर्ड्स का, केवल एक वर्ड को छोड़ के, इस वर्ड को छोड़ के बाकी के बाकी शब्दों का टाइम से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हम लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि 12 बजे से पहले मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, 12 बजे के बाद में मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, रात को गुड नाइट बोलेंगे। नहीं बच्चों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्हाट इज द पॉइंट? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग, ये दोनों के दोनों हमारे वेलकमिंग सैल्यूटेशंस है। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों के दोनों हमारे वेलकमिंग सैल्यूटेशंस है। चाहे आपकी पार्टी रात को 8 बजे शुरू हो, चाहे आपकी पार्टी रात को 11 बजे शुरू हो, चाहे आपकी पार्टी रात को 10 बजे शुरू हो, आप गुड नाइट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग बोलोगे। मतलब अगर आपको किसी को वेलकम करना है और रात का सा टाइम हो रहा है तो आप गुड इवनिंग बोलोगे, और दिन का सा टाइम हो रहा है तो आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। आप टाइम नहीं देखोगे कि दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं। आप उसको वेलकम करते समय हमेशा गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग बोलते हो, आप कभी भी गुड नाइट नहीं बोलते, क्योंकि गुड नाइट जो होता है ये एक डिपार्टिंग सैल्यूटेशन होता है। जब किसी को बाय बाय टाटा बोलना होता है तब आप गुड नाइट बोलते हो। एक सिनेरियो याद करो, आपकी पार्टी खत्म हुई सुबह के 2:30 बजे, वो बंदा जा रहा है, आप उसको बाय बाय बोल रहे हो, आप उसको गुड मॉर्निंग बोल के बाय बाय बोलोगे या गुड नाइट बोल के बाय बाय बोलोगे? जल्दी से मुझे बताओ। आपकी पार्टी खत्म हुई रात सुबह के 2:30 बजे, बंदा जा रहा है, आप उसको गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड नाइट बोलोगे? यू विल से गुड नाइट, यू विल नॉट से गुड मॉर्निंग, बिकॉज गुड मॉर्निंग जो है वेलकमिंग सैल्यूटेशन है, जबकि गुड नाइट जो है डिपार्टिंग सैल्यूटेशन है। आप किसी को बाय बाय करते हो तब आप गुड नाइट बोलते हो। आफ्टरनून, अब ये जो बात हुई आफ्टरनून की, आफ्टरनून हमारा एक न्यूट्रल सैल्यूटेशन होता है, मतलब वो ना ही वेलकमिंग होता है ना ही डिपार्टिंग होता है। गुड आफ्टरनून को आप कभी भी शुरू कर बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब पॉइंट ये है कि मैंने आप लोगों का ये कंसेप्ट, इतना बड़ा कंसेप्ट क्यों क्लियर किया? इसको इसीलिए क्लियर किया क्योंकि मुझे आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना था। पहली चीज तो ये सभी को समझ में आया कि मॉर्निंग और इवनिंग वेलकमिंग सैल्यूटेशंस होते हैं, नाइट और आफ्टरनून जो होते हैं हमारे डिपार्टिंग सैल्यूटेशंस होते हैं। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब मैंने आपको ये चीज क्यों पढ़ाई वो भी देख लेते हैं, या कौन सा डाउट क्लियर करने के लिए आपको मैंने ये चीज पढ़ाई। मैंने लिखे, फिर से सारे लिखे, या फिर गुड तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा मॉर्निंग, मैंने लिखा इवनिंग, मैंने लिखा नाइट और मैंने लिखा आफ्टरनून। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, क्या उसके बेसिस पे आप मुझे ये बता सकते हो कि कहां पर इन लगेगा और कहां पर एट लगेगा? अभी जो हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा, क्या उसके बेसिस पे आप लोग मुझे बता सकते हो कि कहां पर इन लगेगा, कहां पर एट लगेगा? अब क्योंकि हम किसी को वेलकम कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि हम किसी को वेलकम कर रहे हैं मतलब वो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा।
वेलकम कर रहे हैं, मतलब वो ये चीज बड़ी है, वो हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। और बड़ा वाला टर्म कौन सा है एट और इन में? बड़ा वाला टर्म कौन सा है? इन है। इसलिए हम इनसे पहले जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? इन दोनों से पहले जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो इन यूज करते हैं। नाइट, उसको डिपार्ट कर रहे हैं कि तू चला जा, बाय बाय, टाटा। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम है, छोटा सा टाइम है, वो चला जाएगा, उसके बाद छोटा सा टाइम है। इन और एट में कौन सा छोटा है? क्या यूज करेंगे? एट नाइट। और आफ्टरनून तो एक 12 बजे वाला टाइम होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या बोलेंगे? एट आफ्टरनून। क्या ये कंसेप्ट को समझ के ये चीज सभी को समझ में आई? और किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट हो किसी को तो प्लीज आस्क। अब ये चीज हमारी जनरल केसेस में होती है। जब हम किसी को डिपार्ट कर रहे हैं हम वहां पे एट लगाएंगे, किसी को इनवाइट कर रहे हैं हम वहां पे इन लगाएंगे। अब आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है कि क्या वो किसी को डिपार्ट कर रहे हैं, किसी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने के लिए बोल रहे हैं तो आप वहां पे एट लगाओगे। कोई पूरा का पूरे लंबे टाइम की बात हो रही है तो आप वहां पे इन लगाओगे। चलिए, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, ग्रेट। वाओ, 703 स्टूडेंट्स आज हो चुके हैं। कंप्यूटर जी, क्या आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का? 703 हमारे पास स्टूडेंट्स थे। हाँ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। नहीं है? चलिए, अब हम रूल नंबर 77 पे आ जाते हैं। लेट अस मूव अहेड टू रूल नंबर 77 नाउ। Let us see what does rule number 77 says. Rule number 77 क्या कहता है? मैंने आप लोगों के सामने फिर से एक सेंटेंस लिखा, आप लोग मुझे बताओगे उस सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने लिखा both Ram as well as Shyam are good in English. Tell me, what is the error in this sentence? Wow, 729 now. Wow, great. 740. Wow. जल्दी से मुझे बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? What is the error in this sentence? चलिए, लॉकहीड, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। जल्दी से स्टूडेंट मुझे बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? बोथ राम एज वेल एज श्याम आर गुड इन इंग्लिश। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? 3 गड़बड़ है। ट्रिपल एरर का ये क्वेश्चन है। देयर आर 3 एरर्स इन दिस सेंटेंस। कितने बच्चे बता सकते हैं कौन कौन सी वो 3 एरर्स हैं? किसी ने अभी तक तीनों एरर्स मुझे नहीं बताई है। कौन कौन सी वो तीनों एरर्स है? पहली एरर जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट रूल भी बेस्ड है, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता। बोथ के साथ जो वर्ड आता है वो एंड आता है। वी डू नॉट यूज एज वेल एज विद बोथ। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, और एज वेल एज अगर लगा भी होता तो वर्ब भी गलत हो जाती। वर्ब यहाँ पे इज आती, अगर यहाँ पे एज वेल एज आता तो मतलब बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता। यहाँ पे क्या आएगा? बोथ राम एंड श्याम। और ये चीज तो आई होप सभी को याद हो गई होगी, रट गई होगी। हम हर क्लास के लास्ट में बोलते हैं आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। गुड के साथ कभी भी जो प्रपोजिशन है वो इट नहीं आता। गुड के साथ आने वाला जो प्रपोजिशन होता है वो क्या होता है? वो एट होता है। तो बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट इंग्लिश आएगा, गुड इन इंग्लिश नहीं आएगा। नहीं, बोथ राम एंड श्याम इज नहीं आएगा बच्चे। अगर एज वेल एज होता तो हम इज लगाते, लेकिन एज वेल एज को तो हटा के एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ के साथ एज वेल एज आता ही नहीं है, बोथ के साथ एंड आता है। अब एंड आ रहा है तो एंड के केस में तो आर आता है, तो यहाँ पे आर सही है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। वाओ, 820, थैंक यू। 827, आज तो मुझे लग रहा है 100% 1000 क्रॉस करेगा ही करेगा। लेट अस सी। थैंक यू गौरव सिन्हा फॉर शेयरिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो गुड एट इंग्लिश होगा, गुड इन इंग्लिश कभी भी मत यूज करना, एकदम गलत होता है। इससे मुझे मेरा एक इंसिडेंट भी याद आ जाता है। वंस आई वॉज ट्रैवलिंग इन मेट्रो, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी एंड
टू पीपल वर फाइटिंग विद ईच अदर, दो लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और एक जो बंदा था वो दूसरे बंदे को बोल रहा था, उस दूसरे बंदे को वो बहुत ज्यादा मतलब डांट रहा था, हड़का रहा था टाइप्स का कि वाओ यू आर सो गुड एट, यू आर सो गुड इन इंग्लिश, यू आर सो गुड इन इंग्लिश। मतलब दूसरे वाले बंदे ने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी थी, उसने प्रिवेसी एक वर्ड होता है उसको प्राइवेसी बोल दिया था और दूसरा वाला बंदा उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाते उड़ाते ये बोल रहा था वाओ यू आर सो गुड एट, यू आर सो गुड इन इंग्लिश, यू आर सो गुड इन इंग्लिश। देन आई स्टेप्ड इन, मैंने उसको बोला एक्सक्यूज मी, इट इज नॉट गुड इन इंग्लिश, इट इज गुड एट इंग्लिश। और ये इंसिडेंट मुझे मतलब लाइफ टाइम के लिए याद हो गया कि वहां पे मैंने उस बेचारे बंदे को जिसका मजाक उड़ा रहा था उसको सेव किया था। चलिए भाव इमोशन से दूर हो जाते हैं, ग्रामर के रूल्स पे आ जाते हैं, ग्रामर को डिस्कस करते हैं। गुड इन इंग्लिश नहीं यूज करते हम, गुड एट इंग्लिश यूज करते हैं, कभी भी गुड इन इंग्लिश हम यूज नहीं करते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस मूव टू रूल नंबर 78 नाउ। रूल नंबर 78 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 78 देखते हैं क्या कहता है। लेट अस सी। रूल नंबर 78 मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा और लेकिन उन स्टूडेंट्स को केवल एक ही पार्ट इसका पता होगा और इस वजह से बहुत बार वो गलती कराते हैं। क्या है, एक हमारा कंजंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लेस्ट। वी हैव अ कंजंक्शन विच इज LEST लेस्ट। ये कंजंक्शन लेस्ट क्या बोलता है, ये कंजंक्शन लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? इस कंजंक्शन लेस्ट का मीनिंग होता है अदरवाइज। ये हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि जो लेस्ट कंजंक्शन है उसका मीनिंग होता है अदरवाइज। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। कैन एनीवन टेल मी कि मैंने जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस में एरर है या फिर इस सेंटेंस में एरर नहीं है? और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर गलत देंगे इस वाले क्वेश्चन का। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। थैंक यू काला श्रीमाला फॉर शेयरिंग द वीडियो, थैंक यू। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, जल्दी से बताइए कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस सही है। हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि लेस्ट के साथ शुड लगता है, एकदम सही चीज है। थैंक यू धनंजय फॉर शेयरिंग द वीडियो। एकदम एक चीज एकदम सही है कि लेस्ट के साथ शुड लगता है, लेकिन अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो भी सही है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल। एक और सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इन तीनों सेंटेंसेस में से फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, केवल और केवल मेरा सेकंड गलत है। मतलब या तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ या फिर वहां पे शुड लगाओ। लेस्ट के साथ या तो आप शुड लगाओगे या फिर आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। दोनों ही केसेस में वो सही है। हमें सेंटेंस ये मिलता है, हमने रटा हुआ होता है, हमेशा से याद किया होता है ली लेस्ट के साथ शुड आएगा और हम इसमें एरर मार्क कर देते हैं। दिस इज नॉट रॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। आई होप सभी को समझ में आया। थैंक यू अंकित सिन्हा फॉर शेयरिंग द वीडियो। एक बार इस रूल को जल्दी से नोट कर लीजिए, रूल नंबर 78 को, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मेहनत कर लो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। और यही चीज मेरा भी सजेशन है आप लोगों को कि मेहनत कर लीजिए अदरवाइज एग्जाम क्लियर नहीं होगा। हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद स्मार्ट वर्क। महेश थैंक यू, अंकित थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो, अंकित सिन्हा थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 79 पे। अब हम जल्दी से आ जाते हैं। नहीं विल तो आएगा ही नहीं, कोई और हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती। या तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ या फिर शुड लगाओ, इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज एनी अदर हेल्पिंग वर्ब, हम कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 79 पर अब हम आ जाते हैं। Let us move to rule number 79 now. Rule number 79 मुझे दो चीजें बताता है। पहली चीज मुझे बताता है
कि until और unless के बीच का क्या डिफरेंस होता है? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी कि until और unless के का डिफरेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है? अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, द मूवीज नेम वॉज जब तक है जान, देखी थी किसी ने? किसने ये मूवी देखी थी जब तक है जान? उसको मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या बोलूंगी? until you have life या unless you have life? जल्दी से बताइए। Until is time oriented and unless is action oriented. Until जो होता है हमारा वो टाइम ओरिएंटेड होता है, unless हमारा एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो जब तक है जान क्या लगाऊंगी? until you have life या फिर unless you have life? It will be until you have life, क्योंकि हम वहां किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय तक जब तक जान है, मतलब वहां पे क्या आएगा? until you have life। अब मैंने आपको दो सेंटेंसेस दिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा wait for me dash sunset, एक और सेंटेंस लिखा dash the government reduces the tax the taxpayer base will not increase। टेल मी कहां पे until आएगा, कहां पे unless आएगा? यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं कि उस समय तक वेट करो जिस समय तक सनसेट नहीं हो जाता, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वेट फॉर मी अंटिल सनसेट। अगला, जब तक गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस नहीं कर देती, जब तक जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनका जो बेस है, मतलब जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे, क्या आएगा? unless the government reduces the tax the taxpayer base will not increase। now अब ये जो हमने डिफरेंस पढ़ा स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ा until और unless के बीच में। अब my question is till और until में क्या डिफरेंस होता है? Can anyone tell me this question? क्या कोई मुझे ये क्वेश्चन बता सकता है कि till और until में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं till और until के बीच के डिफरेंस की बात करूं, मीनिंग वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अंटिल। इफ आई गो टू द मीनिंग, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है एक, क्या होता है कि अंटिल को आप सेंटेंस की बिगिनिंग में लगा सकते हो, अंटिल को आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगा सकते हो, बट टिल को आप कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लगा सकते, टिल को आप सेंटेंस के बिगिनिंग में कभी भी नहीं लगा सकते। until कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस बट टिल कैन नॉट बी यूज्ड। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस टिल और until के बीच में होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही बोला, क्या नाम है, सॉरी, शिरीषा ने एकदम सही बोला है कि टिल को हम सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं लगा सकते। नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या है? इसका यूसेज का डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है कि आप किस जगह लगा सकते हो। दिनेश 900 अभी नहीं हुए हैं, 883 पर वी आर एंड आई वांट कि 900 तो हो। लेट अस सी, देखते हैं कितना 1000 होने चाहिए। भोला कह रहे हैं 1000 होने चाहिए। चलो लेट्स सी कि 1000 आज पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अगले रूल पर आते हैं, दैट इज रूल नंबर 80। लेट अस सी व्हाट डज रूल नंबर 80 सेज। रूल नंबर 80 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में आता है। रूल नंबर 80 के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई लाइक सिंगिंग, बहुत इजी सेंटेंस लिख रही हूं, डांसिंग एंड टू वॉक। Can anyone tell me what is the error in this sentence? इस सेंटेंस में एरर क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? इस सेंटेंस में जो एरर है वो हमारी एरर है पैरेललिज्म की। We have an error of parallelism. पैरेललिज्म क्या कहता है? पैरेललिज्म कहता है
कि आप कभी भी किसी सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो, whenever you are framing a sentence, आप उस सेंटेंस को पैरेलली बनाओगे, मतलब आप उस सेंटेंस को सेम उसमें बनाओगे। यहाँ पे सिंगिंग लिखा, यहाँ पे डांसिंग लिखा, तो यहाँ पे टू वॉक नहीं आएगा, यहाँ पे आने वाला वर्ड क्या होगा, यहाँ पे आने वाला वर्ड होगा वॉकिंग। टू वॉक इज रॉन्ग। मैंने आपको एक और सेंटेंस लिखा, he asked his mother to cook, to rest and to talk। थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, हम इसे नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हम नीचे लिख देते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, I asked my mother, I asked my mother to cook, to rest and prepare the dish। चलिए इस सेंटेंस में मुझे एरर बताइए। लास्ट सेंटेंस में मैंने आपको कोई एरर नहीं दिया था, इस सेंटेंस का मुझे एरर बताइए। व्हाट विल बी द एरर इन दिस सेंटेंस? आई आस्क्ड माय मदर टू कुक, टू रेस्ट एंड प्रिपेयर द डिश। क्या गड़बड़ है? हाँ, 9:36 हो चुका है। कंप्यूटर जी बोलो ना, आप कंप्यूटर जी क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंप्यूटर जी ने तो बोल दिया 1000 जाएगा, तो आज जाएगा ही जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, देखते हैं कैसे नहीं जाता है। बताइए, आई आस्क्ड माय मदर टू कुक, टू रेस्ट एंड प्रिपेयर द डिश। क्या गड़बड़ है? टू कुक बोला, टू रेस्ट बोला, तो आगे भी पैरेललिज्म फॉलो होगा। मतलब यस, नेहा गुप्ता, तेजस, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? एंड टू प्रिपेयर द डिश। मतलब हम सेंटेंस में पैरेललिज्म फॉलो करते हैं, हम वर्ड्स को सेम स्ट्रक्चर में बनाते हैं, हम वर्ड्स का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। वी डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। 950 हो चुका, 963 हो चुका है, कुछ ही लोग बचे हैं 1000 क्रॉस होने में। लेट अस सी। रूल नंबर 81 पे अब हम आ जाते हैं। रूल नंबर 81 क्या कहता है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एल्डर एंड, या ही इज सुपीरियर एंड ओल्डर देन मी। Can any student tell me the error in this sentence? इस सेंटेंस में एरर क्या है? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? He is superior and older than me. What is the error? हाँ, 975 है एकदम, 980 हो चुके हैं, राइट। He is superior and older than me. What is the error? क्या गड़बड़ है? हाँ, पार्टी एकदम मिल जाएगी। 1000 क्रॉस हो जाने दो, सारे के सारे बच्चों को चॉकलेट्स मिल जाएंगी। Let us see. क्या क्या क्या? अच्छा, 5000 बच्चे हो जाएंगे फिर तो। जल्दी से बताइए क्या एरर है? हाँ जी, एकदम एरर है। क्या एरर है? द एरर इज, जब भी हम कोई भी वर्ड को यूज करते हैं, कोई भी वर्ड को यूज करते हैं, तो उसके आगे हम एकदम एग्जैक्ट प्रेपोजिशन लगाते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी वर्ड्स होते हैं जो IOR से एंड करते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं जो IOR से एंड करते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? टू। उसके बाद होने प्रेपोजिशन आता है टू। तो सुपीरियर के बाद क्या प्रेपोजिशन आएगा? ही इज सुपीरियर टू एंड ओल्डर देन मी। अगर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दिस बुक इज डिफरेंट and better than that book. Can any student tell me the error in this sentence? कि इस सेंटेंस में एरर क्या है? This book is different and better than that book. देखो, better के साथ तो then सही लग गया, लेकिन जब हम prepositions, हाँ बच्चों 1000 प्लस हो गए, चलिए सभी को पार्टी मेरी, सभी को चॉकलेट्स मिल जाएंगी। एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, फिर सभी को हम यहाँ पे बुला के चॉकलेट्स देंगे। इस चीज पर हम फोकस करते हैं। लेट अस फोकस ऑन दिस थिंग। दिस बुक इज डिफरेंट डैश एंड बेटर देन दैट बुक। तो बेटर के आगे तो दैट
लग गया। लेकिन डिफरेंट के आगे कौन सा वर्ड लगता है? डिफरेंट के आगे जो हमारा वर्ड लगता है वो फ्रॉम लगता है। मतलब इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? इस सेंटेंस में यहाँ पर फ्रॉम नहीं है, तो क्या होगा? दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम एंड बेटर देन दैट बुक। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? हाँ, शेयर कर दो। बच्चे कह रहे हैं अब तो मैम 2000 चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को शेयर कर दो। ओके, सो स्टूडेंट्स, ग्रेट, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मुझे भी बहुत 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 ज्यादा मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में। इट वाज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा मजा आया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। मिशन एसबीआई 2.0 ईपीएफओ स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 तारीख से, मंडे से आपका मिशन एसबीआई 2.0 और ईपीएफओ स्टार्ट हो रहा है 17 से। ईपीएफओ का जो टाइमिंग्स है वो 1 से 2 है। मिशन एसबीआई का जो टाइमिंग है वो 4 से 5 है। तो ईपीएफओ वालों ने, जिन बच्चों ने ईपीएफओ वाला बैच लिया है उनके लिए 1 से 2 का टाइमिंग है। जिन बच्चों ने मिशन एसबीआई 2.0 लिया है उनका टाइमिंग 4 to 5 है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पता करना हो इन बैचेस के बारे में, कुछ भी, कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट। आप वहां पे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, आपको हमारी टीम वहां पे रिवर्ट बैक कर देगी। कोई भी दिक्कत हो आप सपोर्ट पे मेल कर सकते हो, सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो। सभी बच्चों के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज हैं। अब जल्दी से 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। कौन कौन से वो 2 सेंटेंसेस हैं सभी को पता है। पहला है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, दूसरा है आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। दे दिया चॉकलेट? अरे भोला जी ने चॉकलेट दे दिया। अड्डा डूमर 7 की तरफ तो सबको चॉकलेट मिल चुका है। चलिए, ओके, बाय बाय। Subscribe to Adda 247 and press the bell icon to never miss another update.